on four legs. A world of cattle, tribes, and sacred hymns. Early Vedic life mostly pastoral था. Cattle wealth का main measure थे और tribes grasslands और water की search में एक जगह से दूसरी जगह move करते थे. The Rig Veda preserved their world. Rig Veda, जो सबसे oldest वेदा माना जाता है, उसमें hymns मिलते हैं जो फायर, रेन, रिवर्स और दूसरी नेचुरल फोर्सेस को डेडिकेट किए गए थे. इन नेचुरल फोर्सेस को अर्ली वैदिक पीपल वर्शिप करते थे. द अर्ली वैदिक वर्ल्ड वाज स्टिल सिंपल. उस समय ना कोई लार्ज सिटीज थे और ना ही आयरन टूल्स. सोसाइटी मोस्टली ट्राइबल, पास्टरल और नेचर से क्लोजली कनेक्टेड थी. Lesson complete. Cattle tribes. Arrival of Indo-Aryans. The dawn of the Vedic age. A changing landscape. हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एक ट्रांजिशन फेज में एंटर करता है. इस चेंजिंग लैंडस्केप में नए ग्रुप्स आना शुरू करते हैं. लेकिन ये नए लोग कौन थे? ये नए ग्रुप्स थे इंडो आर्यंस, जो लगभग 1500 BCE के आसपास सब कॉन्टिनेंट में आए और अपने साथ एक नई लैंग्वेज, कल्चर और वे ऑफ लाइफ लेकर आए. इसी से अर्ली वेडिक एज की शुरुआत होती है. हु वर द इंडो आर्यंस? ये लोग अर्ली संस्कृत बोलते थे और ऋग वेदा को कंपोज किया, जो सबसे पुराना वैदिक टेक्स्ट माना जाता है. इन्हें हम उनकी लैंग्वेज यानी संस्कृत और उनकी कल्चर से समझते हैं, जैसे वैदिक हिम्स, रिचुअल्स और उनका वे ऑफ लाइफ, न कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस से. नॉट अ रेस. आर्यन का मतलब रेस नहीं होता. ये शेयर्ड लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशंस को रिफर करता है. इससे हम एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करते हैं. Why is this age called the Vedic age? क्योंकि हमारी मेन नॉलेज वेदा से आती है, जो इंडो आर्यंस के अर्ली सेक्रेड टेक्स्ट्स थे. फॉर एग्जाम्पल ऋग वेदा, जिसमें हिम्स, रिचुअल्स और बिलीफ्स का कलेक्शन मिलता है. द बिग डिबेट, ओरिजिन एंड अराइवल. कई स्कॉलर्स इंडो आर्यंस का ओरिजिन सेंट्रल एशिया से ट्रेस करते हैं, लेकिन ये डिबेट रहा है कि ये सब कॉन्टिनेंट में कैसे आए. चलो अब मेन थ्योरीज को समझते हैं. पहली आर्यन इन्वेजन थ्योरी यानी AIT, जो कहती है कि सेंट्रल एशिया से सडन इन्वेजन हुआ. दूसरी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी यानी AMT, जो ग्रेजुअल माइग्रेशन को एक्सप्लेन करती है टाइम के साथ. तीसरी इंडिजिनस थ्योरी, जो कहती है कि इंडो आर्यंस यही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ओरिजिनेट हुए. इंटरप्रेटिंग द एविडेंस. जैसे हमने देखा, इंडो आर्यंस के ओरिजिन और अराइवल पर डिबेट रहा है और अलग अलग थ्योरीज इससे एक्सप्लेन करती हैं. आज के टाइम में ग्रेजुअल माइग्रेशन का आइडिया ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर. द जर्नी कंटिन्यूज. अब हम समझ चुके हैं कि इंडो आर्यंस कौन थे और उनके ओरिजिन पर क्या डिबेट्स है, लेकिन वो कहाँ सेटल हुए और ज्योग्राफी ने उनकी लाइफ को कैसे शेप किया. चलो अब अर्ली वैदिक एज के जियोग्राफिकल सेटिंग को एक्सप्लोर करते हैं. जियोग्राफिकल सेटिंग ऑफ अर्ली वैदिक एज, वेयर दे सेटल्ड. प्रीवियस लेसन में हमने देखा था कि इंडो आर्यंस कौन थे और उनकी ओरिजिन को लेकर क्या डिबेट्स हैं, लेकिन जब वो सब कॉन्टिनेंट में आए तो वो कहां सेटल हुए और ज्योग्राफी ने उनकी लाइफ को कैसे शेप किया. चलिए एक्सप्लोर करते हैं अर्ली वैदिक एज का जियोग्राफिकल सेटिंग. एंटरिंग द लैंड ऑफ 7 रिवर्स. अपने अराइवल के बाद इंडो आर्यंस एक रीजन में सेटल हुए जिसे सप्त सिंधु कहा जाता है, जिसका मतलब है 7 नदियों की भूमि. तो ये 7 नदियां कौन सी थी? 7 नदियों में शामिल थी सिंधु, वितास्ता, असिकनी, परुष्णी, विपशा और शुतुद्री. 7वीं नदी सरस्वती मानी जाती है, जिसे अक्सर घग्गर हकरा नदी से आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट पहचान आज भी डिबेटेड है. सरस्वती एक ऐसी नदी है जिसका जिक्र ऋग वेदा में बार बार मिलता है और जिसे काफी प्रेज किया गया है. अर्ली वैदिक टेक्स्ट्स में इसे सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से एक माना जाता है.
रिवर्स से सेटलमेंट्स तक। शुरुआत में इंडो आर्यंस एक सेमी नोमैडिक लाइफ जीते थे, अपने हर्ड्स के साथ मूव करते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने नदियों के किनारे सेटल होना शुरू किया। उनकी सेटलमेंट सिंपल होती थी और उनका जीवन पास्टोरल लाइफ से जुड़ा हुआ था, यानी एनिमल्स को पालना और उनके साथ मूव करना। हरप्पन्स के अनलाइक इंडो आर्यंस ने प्लांट सिटीज नहीं बनाए। उनकी सेटलमेंट्स छोटी, रूरल थी और ट्राइब्स के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड होती थी। उनका जीवन कैटल, किनशिप यानी फैमिली रिलेशंस और क्लान टाइज यानी एक्सटेंडेड फैमिली ग्रुप्स के अराउंड रिवॉल्व करता था। जियोग्राफी शेप्स लाइफ। इंडो आर्यंस पंजाब, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में रहते थे। खुले ग्रासलैंड्स और नदियों के वैलीज पास्टोरल लाइफ को सपोर्ट करते थे। धीरे धीरे कुछ रीजन्स को स्पेशल कल्चरल इंपॉर्टेंस मिलने लगा। सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच का रीजन ब्रह्मवर्ता के नाम से जाना जाता था। इसे अर्ली वैदिक कल्चर का सीक्रेट हार्ट माना जाता था। इंडो आर्यंस धीरे धीरे पंजाब रीजन से ईस्ट की तरफ मूव करते हुए गंगा यमुना प्लेन्स तक पहुंच गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें जो ज्योग्राफी मिली उसने उनके जीवन के तरीके को लगातार प्रभावित किया। दासा एंड दस्यु। ऋग्वेदा में दासा और दस्यु के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का जिक्र मिलता है। इन टर्म्स का यूज अक्सर उन ग्रुप्स के लिए किया जाता था जिन्हें इंडो आर्यंस आउटसाइडर्स या एनिमीज के रूप में देखते थे। द जर्नी कंटिन्यूज। अब हम इंडो आर्यंस के अराइवल और अर्ली वैदिक लाइफ के जियोग्राफिकल सेटिंग को समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं और अर्ली वैदिक हिस्ट्री के सोर्सेस को एक्सप्लोर करते हैं। सोर्सेस ऑफ अर्ली वैदिक एज। रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली वैदिक एज। अ पास्ट विदाउट रिटन रिकॉर्ड्स। अर्ली वैदिक एज यानी 1500 से 1000 BCE के बीच में कोई इंस्क्रिप्शंस, स्क्रिप्ट्स या डायरेक्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। इससे एक बेसिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर कुछ लिखा ही नहीं गया तो हम उसके बारे में जानते कैसे हैं। डायरेक्ट रिकॉर्ड्स ना होने की वजह से हिस्टोरियंस पास्ट को क्लूज के थ्रू रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन ये क्लूज आते कहां से हैं और कौन सी एविडेंस इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाती है। ऋग्वेदा एज द फर्स्ट क्लू। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्लू ऋग्वेदा से मिलता है। यह सबसे पुरानी हिम्स की कलेक्शन है, यानी रिलीजियस सॉन्ग्स और प्रेयर्स, जो हमें अर्ली बिलीफ्स और सोसाइटी की एक झलक देती है। स्ट्रक्चर ऑफ द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा 10 मंडलास और 1028 हिम्स में ऑर्गेनाइज्ड है। कुछ पार्ट्स पुराने हैं जबकि कुछ बाद में ऐड किए गए। इससे एक और सवाल उठता है कि इतना बड़ा टेक्स्ट सदियों तक प्रिजर्व कैसे रहा। जब राइटिंग का यूज नहीं था तब ऋग्वेदा ओरल ट्रेडिशन यानी श्रुति सिस्टम के थ्रू प्रिजर्व हुआ। इससे एग्जैक्ट मेमोराइजेशन के साथ गुरु शिष्य सिस्टम यानी उपनयना के थ्रू आगे बढ़ाया गया। गुरु शिष्य सिस्टम। गुरु शिष्य सिस्टम का मतलब होता है टीचर से स्टूडेंट तक डायरेक्ट लर्निंग, जिसमें लिसनिंग, मेमोराइजिंग और रेपिटेशन का यूज होता है। अदर वैदिक टेक्स्ट। बाकी टेक्स्ट भी मिलते हैं, जैसे सामवेदा जो म्यूजिकल चांट्स पर फोकस करता है, यजुर्वेदा जो रिचुअल से जुड़ा है, अथर्ववेदा जो डेली लाइफ, मैजिक और हीलिंग से रिलेटेड है, और ब्राह्मणास जो रिचुअल्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये सब मोस्टली लेटर वैदिक फेज से बिलोंग करते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन में हेल्प करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल पॉटरी हमें अर्ली सोसाइटीज के बारे में इंपॉर्टेंट क्लूज देती है। OCP यानी ओखरे कलर्ड पॉटरी अर्ली फेज को शो करता है। BRW यानी ब्लैक एंड रेड वेयर रूरल सेटलमेंट से लिंक्ड है। PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर लेटर वैदिक फेज से एसोसिएटेड है। लिमिटेशंस ऑफ सोर्सेस। कोई भी एक सोर्स कंप्लीट नहीं होता। रिटन रिकॉर्ड्स की कमी है और प्रॉपर क्रोनोलॉजी भी क्लियर नहीं है। साथ ही टेक्स्ट्स में रिलीजियस बायस भी होता है जो एलीट्स और रिचुअल्स पर फोकस करता है। तो हिस्टोरियंस इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? कंबाइनिंग एविडेंस। हिस्टोरियंस टेक्स्ट्स, लैंग्वेज और आर्कियोलॉजी को साथ में यूज करते हैं। हर सोर्स दूसरे के गैप्स को फिल करता है और इस तरह हिस्ट्री का एक पार्शियल रिकंस्ट्रक्शन बनता है।